मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 22 मार्च 2021। आज के दिन हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत स्पर्श भाग 2 से यानी स्पर्श भाग 2 पद्य भाग से जो है 5वीं कविता, उसका हम रिवीजन के तौर पर फिर से अध्ययन करने वाले हैं, जिसका शीर्षक जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, पर्वत प्रदेश में पावस यानी वर्षा ऋतु है, वर्षा काल कह लीजिए। तो इसके रचयिता जो हैं सुमित्रानंदन पंत, जो प्रकृति के सुकुमार, प्रकृति के कवि कहे जाते हैं, और प्रकृति का इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया है। पर्वत प्रदेश में यानी यहाँ जो पहाड़ हो या पर्वतीय क्षेत्र हो, वहाँ पर वर्षा किस प्रकार जो है गिरती है और वहाँ पर क्या क्या बदलाव जो हैं, हरियाली कह लीजिए, फूलों में जो है बदलाव, जो यहाँ पर अच्छी तरह से वर्णन किया है। वर्षा के साथ साथ पर्वतों का, तालाब का, और उसके साथ साथ इन्होंने झरना, किस प्रकार जो प्रकृति की असीम सौंदर्य है उसे बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने वर्णन किया है। हमें एक क्षण ऐसा लगा कि हम भी इस संसार में जी रहे हैं, तो इस भागदौड़ जिंदगी में हमें भी कभी ना कभी वहाँ पर ऐसे सुंदर दृश्यों को देखने के लिए मन जो है ललचाएगा। इस तरह पावस यानी वर्षा ऋतु में किस प्रकार वर्णन वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एक तो तालाब का वर्णन है, दूसरा जो झरनों का वर्णन है, और तीसरा जो है बादलों का वर्णन है, जो बरसात के रूप में बूंदें जो हैं बरसती हैं। इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। आज हम उसी पाठ से प्रश्नोत्तर पर समग्र या विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, वर्षा ऋतु में मौसम बदलता रहता है, तेज वर्षा होती है, जल पहाड़ों के नीचे इकट्ठा होता है तो दर्पण जैसा लगता है, तालाब जो है दर्पण जैसे। पर्वतमालाओं पर अनगिनत फूल खिल जाते हैं, ऐसा लगता है कि अनेकों नेत्र खोलकर पर्वत देख रहा है। पर्वतों पर बहते झरने मानो उनका गौरव गान गा रहे हैं। लंबे लंबे वृक्ष आसमान को निहारते चिंतामग्न दिखाई दे रहे हैं। अचानक काले काले बादल घिर आते हैं, ऐसा लगता है मानो बादल रूपी पंख लगाकर पर्वत उड़ना चाहते हैं। कोहरा दुहे जैसा लगता है इंद्र देवता बादलों के यान पर बैठकर नए नए जादू दिखाना चाहते हैं। तो इस प्रकार जो है पहला प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, मेखलाकार यानी किस प्रकार होता है। मेखलाकार यानी जो करदनी, कमर को बांधने वाली जो बेल्ट होती है, उसके आकार की। शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। इसका उत्तर इस प्रकार है, मेखलाकार का अर्थ है गोल, जैसे कमरबंद। यहाँ इस शब्द का प्रयोग पर्वतों की श्रृंखला के लिए किया गया है।
ये पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु में दूर दूर तक गोल आकृति में फैले हुए हैं। इस प्रकार इसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, सहस्रदृग सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया है? पद का जो है सहस्रदृग समूह। पर्वतों पर हजारों रंग बिरंगे फूल खिलते हुए हैं। कवि को पहाड़ों पर लिखे हजारों फूल पहाड़ की आँखों के समान लगते हैं। ये नेत्र अपने सुंदर विशालकाय आकार को नीचे तालाब के जल रूपी दर्पण में आश्चर्यचकित हो निहार रहे हैं। तो यहाँ पर दृगसमान यानी यहाँ पर वही है जो रंग बिरंगे फूल जो हैं तालाब, वह आँखों की तरह, पर्वत के आँखों की तरह वह तालाब, स्वच्छ साफ तालाब को दर्पण के रूप में दिखने के कारण देख रहे हैं। इस प्रकार इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? देखिए, यदि आप अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। मैं एक यहाँ पर छोटा प्रयास किया है। कवि ने, इसका उत्तर इस प्रकार है, कवि ने तालाब की समानता दर्पण से की है। जिस प्रकार दर्पण से प्रतिबिंब स्वच्छ व स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए, दर्पण का यही काम है जो कैसा है वैसा दिखाना। उसी प्रकार तालाब का जल स्वच्छ और निर्मल होता है। पर्वत अपना प्रतिबिंब, पर्वत का जो प्रतिबिंब है उसका रूप जो है दर्पण रूपी तालाब के जल में दिखते हैं। तो जो स्वच्छ और साफ होने के कारण, दर्पण के रूप के, दर्पण की तरह होने के कारण जो है तालाब में जो है पर्वत का प्रतिरूप दिख रहा है। अगला प्रश्न है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात की प्रतिबिंबित करते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, ऊंचे ऊंचे पर्वत पर उगे वृक्ष आकाश की ओर देखते चिंतामग्न प्रतीत हो रहे हैं। जो वहाँ के पेड़ हैं, जो झरना जो पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर रहा है, जो बगल में, अगल बगल में, इर्द गिर्द में जो पेड़ हैं वह चिंतामग्न प्रतीत हो रहे हैं, जैसे वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। इससे मानवीय भावनाओं को बताया गया है कि मनुष्य सदा आगे बढ़ने का भाव अपने मन में रखता है। तो पेड़ जैसे ऊपर देख रहे हैं क्योंकि वह आकाश की ओर बढ़ना चाहते हैं। इसमें मानव का एक जो भावना भी व्यक्त की गई है, जैसे कि मनुष्य सदा आगे बढ़ने की, ऊंचाइयों पर चढ़ने की उसको जो है भाव मन में रखता है। इस प्रकार इसकी जो प्रश्नों की उत्तर हैं। अगला प्रश्न है, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? शाल जो है पर्वत में विशेष रूप से वहाँ पर यह पेड़ों का जो है देखने को मिलता है। इसका प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, आसमान में अचानक बादलों के छाने से, गिर जाने से मूसलाधार यानी लगातार वर्षा होने लगी। वर्षा की भयानकता और धुंध से शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में धंस गए प्रतीत होते हैं। तो इतने तेज बारिश के वजह से, मूसलाधार बारिश के वजह से जो धंस गए हैं, ऐसे पेड़ जो शाल के पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वह धंसे जैसे प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने
की तुलना किससे की गई है? तो बहते हुए झरना की तुलना किससे की गई है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, झरने पर्वतों की ऊंची चोटियों से झरझर करके बह रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वे पर्वतों की महानता की गौरव गाथा गा रहे हों। इस प्रकार इसके प्रश्न का उत्तर होता है। अगला है भाव स्पष्ट कीजिए। है टूट पड़ा भू पर अंबर, इस जो पंक्ति का भावार्थ है इस प्रकार है। सुमित्रानंदन पंत जी ने इन पंक्ति में पर्वत प्रदेश के मूसलाधार वर्षा का वर्णन किया है। इस तरह लगातार जो वर्षा गिरती है उसका वर्णन किया है। पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु में प्रकृति की छटा निराली हो जाती है। कभी कभी इतनी धुआंधार वर्षा होती है मानो आकाश टूट पड़ेगा। इस प्रकार है टूट पड़ा भू पर अंबर, यानी बादल जो हैं एकदम घिर कर आ जाते हैं और वह वर्षा को बरसने लगते हैं, इससे वह टूट पड़ गया अंबर, इस तरह प्रतीत होता है। अगला भावार्थ प्रश्न है, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इसकी भाव इस प्रकार है, कभी गहरे बादल कभी तेज वर्षा और तालाबों से उठता धुआं। यहाँ वर्षा ऋतु में पल पल प्रकृति वेश बदल जाता है। कभी बादल घिर जाते हैं, कभी तेज वर्षा होती है। तालाबों में जब पानी नीचे गिरता है तो पहाड़ से वहाँ पर एक धुआं जैसा उठता है। यह सब दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे बादलों के विमान में विराजमान राजा इंद्र विभिन्न प्रकार के जादुई खेल खेल रहे हैं। खेल जो हैं यानी यहाँ पर जो ऐसे सब जो घटित हो रहा है प्रकृति में, यह इंद्र की जो है जादुई खेल के रूप में लग रही है, प्रतीत हो रही है। तीसरा जो भावार्थ का प्रश्न है, गिरिवर के ऊर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो यहाँ पर तरुवर यानी पेड़ हैं, अनिमेष यानी यहाँ पर जो है अनिमेष का अर्थ होता है एकटक, अटल जो स्थिरता। इस प्रकार इसका पंक्ति का जो भावार्थ है इस प्रकार है। इन पंक्तियों का भाव यह है कि पर्वत पर उगे विशाल वृक्ष ऐसे लगते हैं मानो इनके हृदय में अनेकों महत्वाकांक्षाएं हैं और ये चिंतातुर आसमान को देख रहे हैं। यहाँ पर मानव का जो है, मनुष्य जाति का जो भाव है यह स्पष्ट करने की कोशिश की है। अगला प्रश्न है कविता और संदर्भ से। इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता में जगह जगह पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके प्रकृति में जान डाल दी गई है, जिससे प्रकृति सजीव प्रतीत हो रही है। जैसे पर्वत पर उगे फूल को आँखों के द्वारा मानवकृत कर उसे सजीव प्राणी की तरह प्रस्तुत किया गया है। उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर। इन पंक्तियों में तरुवर के झांकने में मानवीकरण अलंकार है, मानो कोई व्यक्ति झांक रहा हो। इस प्रकार यहाँ पर मानवीकरण का अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर करता है? अनेक शब्दों की आवृत्ति पर, शब्दों की चित्रमयी भाषा पर,
कविता की संगीतात्मकता पर, उत्तर है शब्दों की चित्रमयी भाषा पर। जैसे देखिए यहाँ शब्दों की चित्रमयी, जो शब्द दिए गए हैं उसका चित्र के रूप में आपको याद करना होता है। इस कविता के जो पढ़ना है तो आपको समझना है, तो भावार्थ आपको चित्र रूप में आपको कल्पना करना होता है। इस कविता का सौंदर्य शब्दों की चित्रमयी भाषा पर निर्भर करता है। कविता में चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए प्रकृति का सुंदर रूप प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार जो है दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु का सजीव चित्र अंकित किया है। ऐसे स्थलों को छांट कर लिखिए। जो सजीव चित्र अंकित होता है यानी प्रतीत होता है। कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु का सजीव चित्र अंकित किया है। पावस यानी वर्षा ऋतु का। कविता में इन स्थलों पर चित्रात्मक शैली की छटा बिखरी हुई है, यानी वहाँ पर ज़्यादातर जो चित्र रूप अंकित किया है पावस ऋतु के यहाँ पर देखने को मिलता है। इस प्रकार आज हमने सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता पर्वत प्रदेश में पावस, इसका विस्तृत अध्ययन करने के साथ साथ आज हमने इस कविता के संबंधित प्रश्नोत्तर पर भी हमने विस्तृत अध्ययन जो किया है। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप घर में सुरक्षित रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।